नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, खबरों का महाबुलेटिन। तो दिन की बड़ी खबरों की खबर लें और आज के न्यूज डिकोड की शुरुआत करते हैं शाम को चारों तरफ आई उस खबर और तस्वीर से जिसने मानवता को भी शर्मसार किया है, कहना गलत नहीं होगा। एक वीडियो इस वक्त वायरल है, वीडियो पर बवाल मचा है। इस वीडियो को ब्लर करके हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, जरा देखें आप कि क्या हरकत है। इसमें आपको एक व्यक्ति दिखेगा, ये सीधी की बीजेपी नेता हैं और इनके घिनौनी हरकत से पार्टी भी जरूर शर्मसार हुई होगी। ये वीडियो वायरल है चारों तरफ। इसमें एक आदिवासी युवक बैठा हुआ है, इस पर पेशाब करते ये महोदय नजर आ रहे हैं। वीडियो तकरीबन 9 दिन पहले का बताया गया। सीधी जिले के कुबरी बाजार में आदिवासी युवक बैठा हुआ था और यहां नशे में एक दूसरा व्यक्ति प्रवेश शुक्ला पहुंचा। सत्ता और ऊपर से शराब का नशा ऐसा सुरूर सवार था कि सिगरेट के कश खींचते हुए प्रवेश युवक पर पेशाब करने लगा। वहां पर दूसरा व्यक्ति जिस पर यह सब कुछ घिनौनी हरकत की जा रही थी, वो किसी तरह का कोई विरोध करता नजर नहीं आया। आरोपी प्रवेश शुक्ला सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला का विधायक प्रतिनिधि रह चुका है। केदारनाथ ने इसका खंडन किया है। वीडियो के वायरल हो जाने के बाद सरकार एक्शन में आई। अब इस तरह की तस्वीर हो तो इसको न झुटलाया जा सकता है, न खारिज किया जा सकता है, और सफाई तो इस पर आप क्या ही देंगे। स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक बात पहुंची तो आरोपी पर एनएसए की कार्रवाई करने की बात भी उन्होंने लिखी है। अब जरा इस पूरे वीडियो के पीछे का जो कुछ भी लोगों की गुस्सा है, प्रतिक्रिया है, इस पर हम बात करते हैं। भला कोई इस पर, जैसा हमने कहा, कोई क्या सफाई देगा। जिसने भी ऐसा किया है उससे किनारा ही कर सकता है, तो वो होना शुरू हो गया। लोगों ने कहा कि हमारा प्रतिनिधि था ही नहीं, पार्टी कहती है इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और एनएसए लगाने तक की बात है। चलिए डिकोड करते हैं इस परिस्थिति को कि ऐसा करने की कोई सोच भी कैसे सकता है। पहली बात कि ऐसा करने वाले आरोपी या तो किसी भयंकर नशे में या बेइंतहा नफरत का शिकार है। सवाल ये कि नशा है तो किस बात का, शराब का, सूखा नशा या फिर सत्ता का नशा है। और अगर ये नफरत है तो इतनी नफरत आखिर किस बात की, किसके प्रति नफरत है। आज के दौर में आप किसी जानवर के खिलाफ भी इस तरह नफरत भरा एक्शन ले लें तो मोर्चे निकल जाते हैं, कार्रवाइयां हो जाती, कई आयोग आ जाते हैं। यहाँ तो फिर आप जीते जागते इंसान के साथ में, वो भी आदिवासी इंसान के साथ हरकतें कर रहे हैं। और ये वही वर्ग है जिसको साधने के लिए सत्ता पक्ष विपक्ष हर कोई जी जान से इन दिनों जुटा है, चुनाव जो करीब। तीसरी अहम बात, आरोपी का किसी भी पार्टी से कनेक्शन होना अब कोई हैरान नहीं करता, क्योंकि इस तरह की हिमाकत कोई रसूखदारी कर सकता है और सत्ता की अनक से बड़ा भला और क्या होगा। अंतिम बात, किसी व्यक्ति की भला इस तरह की हिम्मत कैसे हो सकती है कि किसी दूसरे इंसान पर कानून के राज में, कानून के दायरे में ऐसा कर पाए। कहाँ वो दावे जिनकी बूतियां आप लॉ एंड ऑर्डर की चुस्त होने की दुहाई देते हैं। ये बातें हर किसी व्यक्ति को सोचना चाहिए जिन तक भी ये तस्वीरें पहुंची और जिनको भी इन तस्वीर से दिक्कत हुई। चलिए आते हैं अब इस पूरी तस्वीर और खबर के बाद विभिन्न उन खबरों पर जिसको लेकर आज हम लंबे समय से आप तक खबरें पहुंचाते रहे हैं और आज इसमें कुछ नए अध्याय जुड़ गए। मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद नारा संविदा कर्मियों के लिए बड़ा दिन था। 90% मांगे मान ली गई, बताया गया कि 100% मांगे, लेकिन पता चला 90% मांगे हैं जो मानी गई हैं। छत्तीसगढ़ में भी यहाँ संकेत मिले कि बहुत जल्द यहाँ कर्मियों की मांगों को माना जाएगा, संविदा कर्मियों की समस्याएं हल की जाएंगी। आजादी का सम्मान करेंगे। एमपी में शिवराज सरकार ने बीते कुछ समय से सौगातों का पिटारा खोल दिया है। इस बार संविदा कर्मियों को साधने के लिए सीएम शिवराज ने बड़े ऐलान किए हैं। संविदा कर्मियों को अब नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। हर साल रिन्यूअल प्रथा समाप्त की जाएगी। रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगा। स्वास्थ्य बीमा योजना अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। 100% मानदेय, ग्रेच्युटी, नई भर्तियों में 50% आरक्षण और नियमित कर्मचारियों के जैसे अवकाश जैसे लाभ भी मिलेंगे। इधर छत्तीसगढ़ में प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी आज से 24 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और जल्द ही मांगों पर विचार न होने पर इमरजेंसी सेवा के कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री जल्द ही बड़ा फैसला लेने का दावा कर रहे हैं। कई दिनों से उनने संदेश हर विभाग को भेजा हुआ है, आप जानकारी पुटअप कर दीजिए। तो चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि इस पे कैबिनेट में भी बात आएगी। चुनावी साल में संविदा कर्मियों को नाराज कर कोई भी सरकार खतरा मोल नहीं लेना चाहती।
आइए तो कर्मचारियों के आंदोलन जो लगातार हो रहे हैं और सरकारों के रवैये, इसको जरा डिकोड कर लें। पहली बात यह कि चुनावी साल में नाराज वर्गों को साधना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के बड़े वर्ग की लंबे वक्त से चले आ रही नाराजगी सरकार को भारी पड़ सकती है, इसके कई संकेत मिले। इस बात को भांपा, समझा और संविदा कर्मचारियों की 100% मांग पूरी करने का ऐलान हुआ और 90% मांगें पूरी करने पर एक बात भी सामने आ चुकी। नियमित न करते हुए भी नियमित कर्मचारियों के समान छुट्टी, वेतन, पेंशन, इस तरह की सुविधाएं और अधिकार उनको मिलेंगे। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम ने संकेत तो दिया कि कैबिनेट में कर्मचारियों के नियमितीकरण का प्रस्ताव लाया जाएगा, यानी समस्या हल होगी। लेकिन फिलहाल स्वास्थ्य कर्मियों की 24 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल ने प्रदेश भर के मरीजों, परिजनों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। चुनौती हर तरफ से है सरकार के सामने। मांगों को पूरा करने की स्थिति में आर्थिक भार पड़ेगा, उसे समाहित करना होगा। कर्मचारियों के सामने हर दिन, हर वक्त अपनी मांग पर अनसुनी के बीच में काम करते रहना, आमजन के सामने बार बार हड़ताल से उपजी बदहाल व्यवस्थाओं को झेलना, ये चुनौतियां हैं। चलिए, वैसे साल चुनावी है तो पूरी उम्मीद हम करते हैं कि मानसून सत्र से पहले इन हड़ताली कर्मचारियों की बात को सरकार सुनेगी, क्योंकि चुनावी वर्ष में ये एक अंतिम सत्र है और जरूर किसी दिशा में, कोई हल की दिशा में सत्ता पक्ष बढ़ेगा। इधर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को रिझाने के लिए शिवराज सरकार ने सीखो कमाओ योजना लॉन्च की। एक रिपोर्ट इस पर देखिए। एमपी में सीएम शिवराज ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लॉन्च की। दरअसल ये एक लर्न एंड अर्न बेस्ड जॉब ओरिएंटेड जॉब स्किल ट्रेनिंग है, जिसके तहत एमपी सरकार युवाओं से आवेदन लेकर उनकी ट्रेनिंग निजी कंपनियों में कराएगी। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें 8 से 10 हजार रुपए का स्टाइफंड भी दिया जाएगा, जिसके तहत 12th पास को 8,000 रुपए, ITI पास को 8500 रुपए, डिप्लोमा ग्रेजुएट को 9,000 रुपए और ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा सीएम ने कहा कि 15 अगस्त से पहले 1 लाख से ज्यादा सरकारी भर्ती भी हो जाएंगी। सीखो और कमाओ योजना, रोजगार चाहिए तो काम आना चाहिए, कौशल सीखो और कमाओ भी। 15 अगस्त के पहले 1 लाख से ज्यादा भर्तियां सरकारी नौकरी में हो जाएगी। चुनाव से पहले युवाओं को साधने के लिए ये एक बड़ी कवायद मानी जा रही है। तो चलिए जरा इस योजना को और इसके पीछे के चुनावी मर्म को भी समझ लें, उसको डिकोड कर लें। पहली बात, जहां जहां भी 2023 में चुनाव है, फोकस युवा, रोजगार, उससे जुड़े तमाम मुद्दों पर रहना तय है। दूसरी बात, बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व में ये बात जहां भी जाते हैं कहते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ी युवा ब्रिगेड हमारे पास है, भारत में है, हमारे यहाँ आइए, मेक इन इंडिया कीजिए। लेकिन इसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई दिखता है तो वो है स्किल मैन पावर का अभाव। ये दिक्कत कमोबेश देश के हर राज्य में दिखती है, कोई इसमें राज्य पीछे नहीं। स्थानीय लोगों के रोजगार की दिशा में जब जब आवाज उठी तो बड़ी चुनौती यही कि मैन पावर तो है, संख्या तो है, लेकिन वो स्किल्ड नहीं है, यानी पूरी तरह कुशल नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में स्किल्ड मैन फोर्स को बढ़ाने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के सपने को, उनकी बात को प्रायोरिटी से पूरा करने के लिए तत्पर दिखना चाहेंगे। ये भी सही है। तीसरी और अंतिम बात है कि जब जब प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हुआ है, इंडस्ट्री को लगाने में उद्योगों के सामने स्थानीयों को रोजगार देने की शर्त सरकार रखती है और तब कंपनीज भी वही कहती हैं कि हमको स्किल्ड मैन पावर चाहिए। अगर इसकी कमी को दूर करना है तो कंपनीज को आगे बढ़ना पड़ेगा, सरकार को इनिशिएट लेना पड़ेगा और ये योजना इस दिशा में एक बड़ा बेहतर कदम साबित हो सकती है अगर ये जमीन पर ढंग से उतारी जाए। आगे आते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बजरंग बली के नाम पर माहौल बनाने के बाद अब अपने वचन पत्र को भगवा रंग में रंगने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट देखें, फिर डिकोड करेंगे। एमपी में चुनाव फिर से राम भरोसे होने जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए अपने वचन पत्र को भगवा रंग से रंगने जा रही है। कांग्रेस अपने वचन पत्र में राम वन गमन पथ कॉरिडोर, महाकालेश्वर, महेश्वर, ओंकारेश्वर के बीच ओम सर्किट के निर्माण, नर्मदा परिक्रमा कॉरिडोर बनाने के वादे को शामिल कर रही है। ओरछा के राम राजा मंदिर के विस्तार का वादा भी कांग्रेस ने वचन पत्र में शामिल करने का फैसला लिया है। कांग्रेस को लगता है कि अगर हिंदू वोटर्स को रिझा लिया तो जीत पक्की है। या ओम सर्किट का काम हो या बाबा महाकाल का काम हो या राम वन गमन पथ का काम हो, हमारी सरकार आई तो निश्चित तौर पर ये सारे जो छूटे हुए काम हैं इन सब पर काम किया जाएगा।
बीजेपी के पास फिलहाल कांग्रेस की रणनीति का कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस के नेता विभाजित ढांचे के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ते हैं, राम नाम का रामकाज का विरोध किया और आज पाखंड करते हैं। जनता ने कांग्रेस के इस पाखंड का हमेशा उत्तर दिया, इस बार फिर उत्तर देगी। कांग्रेस तेजी से हिंदुत्व का झंडा लेकर आगे बढ़ रही है और बीजेपी फिलहाल नए सिरे से रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है। तो मध्य प्रदेश में 23 के चुनाव में कांग्रेस अपनी सॉफ्ट हिंदुत्व वाली स्ट्रेटेजी के ऊपर कायम है। ये क्या है और कितनी मददगार हो सकती है, इसको एक बार पुनः डिकोड करते हैं। कांग्रेस के मौजूदा फैसले को बहुसंख्यक आबादी को आकर्षित करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। इस दिशा की कोशिश कांग्रेस काफी पहले शुरू भी कर चुकी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा याद करें। मध्य प्रदेश में जब ये यात्रा पहुंची तो उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शनों के वक्त राहुल के माथे पर चंदन, हाथ में कलावा, गले में रुद्राक्ष, ये सब कुछ नजर आया। राहुल गांधी ने अपना हिंदुत्व वाला चेहरा, प्रखर चेहरा दिखाया। कुछ ऐसा ही स्वरूप कमलनाथ जी का भी दिखा। जाहिर तौर पर अल्पसंख्यकों की राजनीति के आरोप लगातार पार्टी पर दाग की तरह रहे, जिसको धोने के लिए कांग्रेस हर उस चिन्ह को उभार रही है जो अल्पसंख्यक परस्त राजनीति के टैग को हटा पाए। इसके पहले कांग्रेस दफ्तर में गणेश चतुर्थी मनी, हालांकि बहुत उस पर भी विवाद हुआ। इसी क्रम में पार्टी कई बार हनुमान चालीसा के पाठ करती आई, कभी समर्थन में कभी विरोध में। एमपी कांग्रेस सावन के महीने में रुद्री पाठ करने का फैसला कर चुकी है। हर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता रुद्री पाठ करेंगे। जाहिर है ये तस्वीरें भाजपा को रास नहीं आती हैं, वो इसे कोरा सियासी स्टंट करार देती है और आगे भी कहेगी कांग्रेस राम कृष्ण महादेव पर भाजपा का कॉपीराइट नहीं है, ये कहकर पलटवार करती आई है और आगे भी यही करेगी। अब जनता के बीच में दरअसल ये हिंदुत्व वाली छवि किसकी प्रगाढ़ रह पाती है, कौन असल में हिंदुओं का हितैषी है, ये फैसला आपको जनता को ही करना होगा। चुनावी साल है तो दलों को संगठन में कसावट लानी पड़ती है और दुनिया के सबसे बड़े दल का दावा करने वाली बीजेपी ने एक साथ 4 राज्यों के अध्यक्ष को बदला है। खबर देखें पूरी। देश में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले आम चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने 4 राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ को पंजाब की कमान दी गई है, तो आंध्र प्रदेश में डी पुरेंदेश्वरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बात करें तेलंगाना की तो जी किशन रेड्डी को बीजेपी की कमान राज्य में मिली है और अगर बात करें झारखंड की तो बाबूलाल मरांडी को झारखंड प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने 5 घंटे की मीटिंग की थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से बचे हुए काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा मंत्रिमंडल में बदलाव की अटकलें भी जोरों पर है। उम्मीद है कि एनडीए में शामिल होने वाले दलों के नेताओं को सरकार में भागीदारी देकर उन्हें एकोमोडेट किया जाएगा। तो साहब, जिन राज्यों में अध्यक्ष बदले गए उनसे एक बात तो साफ है कि ये बदलाव 2024 की तैयारी है। इसके पीछे मायने क्या छिपे हैं, क्या मकसद दिखता है, जरा उसको भी डिकोड कर लें। बीजेपी को केंद्र में सरकार चलाते हुए 9 साल हो गए हैं, इसका बखान भी किया जा रहा है केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा। जाहिर है कि बीजेपी कभी नहीं चाहती कि उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी का माहौल दिक्कत खड़ी करे। इसके तहत बीजेपी संगठन में स्थानीय समीकरण का ध्यान रखते हुए बदलाव वक्त वक्त पर होते हैं। जिन 4 राज्यों में बीजेपी ने हाल में आज प्रदेश अध्यक्षों को बदला, उसमें झारखंड, पंजाब, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यानी उत्तर और दक्षिण दोनों का समावेश है। इन 4 राज्यों में कुल मिलाकर 69 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें फिलहाल बीजेपी के पास केवल 22 हैं। इन 4 राज्यों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यानी दक्षिण में बीजेपी की स्थिति कमजोर दिखी। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों में बीजेपी के पास एक भी फिलहाल नहीं, तो तेलंगाना में बीजेपी के पास महज 4 सीटें हैं। इधर झारखंड में बीजेपी गठबंधन के पास 12 सीटें हैं, तो बीजेपी इस बढ़त को बरकरार रखना चाहती है। इधर पंजाब मात खा चुकी है पार्टी यहाँ राज्य के चुनाव में, तो सुनील जाखड़ को कमान सौंपी गई है। उनके अनुभव और क्षेत्र में पकड़ को पार्टी जरूर कैश करेगी। मंत्रिमंडल में भी इसके साथ साथ एनडीए के सहयोगियों को सरकार में हिस्सा देकर एकोमोडेट करने की कोशिश है, ताकि जो विपक्षी एकता का सूत्र बन रहा है उसके मुकाबले एनडीए की मजबूती और एकजुटता कहीं प्रबल हो। चलिए, अब कौन कितना आगे निकल पाता अपनी स्ट्रेटेजी में, ये पुनः हम कहेंगे कि जनता इन्हें आप डिसाइड करते हैं, इसलिए ध्यान से हर चीज को डिकोड कीजिए। पिछले 3 दिन से महाराष्ट्र की राजनीति का जो ड्रामा है वो भी देश देख रहा है। शरद पवार की एनसीपी 2 फाड़ हो चुकी है। शरद पवार के हाथ से पूरी की पूरी एनसीपी निकल गई, ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस पूरे घटनाक्रम का जो डेवलपमेंट है आज का, एक रिपोर्ट में देखें। महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक का दौर जारी है।
अजीत पवार की शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद एनसीपी के दो फाड़ होने या फिर शरद पवार के हाथों से एनसीपी के निकल जाने की खबरें सुर्खियों में हैं। शपथ लेने के बाद आज डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत एनसीपी के 8 कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल हुए। इधर एनसीपी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया कि महाअघाड़ी सरकार गिरने के बाद 53 में से 51 विधायक बीजेपी के साथ जाना चाहते थे, लेकिन शरद पवार ने उन्हें रोक दिया था। इधर डिप्टी सीएम के तौर पर अजीत पवार को जो बंगला मिला है, इसे अब अजीत पवार की एनसीपी दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करेगी। हालांकि इसकी एंट्री पर ही विवाद हो गया। पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से चाबी नहीं मिलने पर अजीत पवार के समर्थकों ने ताला तोड़कर एंट्री कर ली। हालांकि भीतर के कमरे अब भी बंद हैं। इधर शरद पवार ने भी 5 जुलाई को एनसीपी दफ्तर में नेताओं की मीटिंग बुलाई है, जिसमें सभी समर्थक विधायक एफिडेविट के साथ आएंगे। इधर शिवसेना ने भी आज अपने विधायकों के साथ एक मीटिंग की, जबकि एनसीपी के दो फाड़ होने के बाद कांग्रेस अब महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लिहाजा कांग्रेस भी नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाए, इस पर मंथन कर रही है। के वक्त से ही महाराष्ट्र की सियासत अब की बार कई तरह के मोड़ ले रही। जो कुछ हुआ उसका अंदाजा तो पहले से लगने लगा था। आज हम शरद पवार, अजीत पवार, एनसीपी के मौजूदा हालात और इन सब के पीछे बीजेपी की स्ट्रेटेजी, इसे डिकोड कर रहे हैं। सबसे पहले बात, इस कदम से बीजेपी को क्या मिला, क्योंकि इस पूरी सियासी उठापटक के पीछे बीजेपी को एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में शिंदे सरकार मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद शिंदे गुट के विधायक अयोग्य करार दिए जाते हैं तो शिंदे सरकार अल्पमत की स्थिति में आ सकती है, और इससे बचने के लिए कुछ और चेहरे चाहिए, कुछ और एमएलएस चाहिए। अजीत पवार उनके साथ ही इसके काम आएंगे। दूसरी बात, दल बदल कानून के हिसाब से परिस्थितियां अजीत पवार के पक्ष में दिखती हैं। कानून के हिसाब से 2 शर्तें हैं, जिस दल को नेता छोड़ रहा है उसका दूसरे दल में विलय ही हो जाए, और इसके लिए 2/3 विधायक सहमत हो। दोनों स्थितियां अजीत पवार के पक्ष में है, क्योंकि पवार का यह दावा है कि राज्य विधानसभा में एनसीपी के कुल 53 में से 40 विधायक उनके साथ हैं। अंतिम बात, शरद पवार ने बीजेपी से दूरी क्यों बना रखी, सवाल बार बार उठा। थोड़ा पीछे चलें, महाराष्ट्र महाअघाड़ी सरकार गिरी तो एनसीपी के 53 में से 51 विधायक बीजेपी को समर्थन देने के पक्ष में थे, लेकिन पवार ने उनको रोका। 2019 आम चुनाव से पहले 2 घटनाएं घटी। महाराष्ट्र बैंक घोटाले में शरद पवार से ईडी की पूछताछ, और फिर उसी साल देवेंद्र फडणवीस की 80 घंटे वाली सरकार में अजीत पवार का डिप्टी सीएम की शपथ लेना। इन दोनों के पीछे बीजेपी को एनसीपी को तोड़कर अपना लाभ लेने वाला माना गया, और इसी वजह से पवार किसी भी सूरत में अब बीजेपी का साथ देना नहीं चाहते। लेकिन फिलहाल क्या पार्टी उनकी बची है, क्या समर्थन उनका बचा है? जो पिछले दिनों का मूव था, जो उनको स्टैब्लिश करता था, वो कायम रहेगा, ये देखना होगा। एक और राज्य छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को बड़ी जिम्मेदारी देने के बाद राजस्थान में कांग्रेस ने सचिन पायलट के सियासी पुनर्वास की कोशिश की। देखिए जरा। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह के फॉर्मूले पर काम शुरू हो गया है। सचिन पायलट की 3 प्रमुख मांगों में से एक राजस्थान लोक सेवा आयोग के पेपर लीक मामले की जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई थी, जिस पर अब गहलोत सरकार मौजूदा कानून को और कड़ा करने की तैयारी में जुट गई है और दोषियों को उम्र कैद की सजा मिले, इसे लेकर बिल लाने की तैयारी भी कर रही है। पायलट की दूसरी मांग थी कि राजस्थान पीएससी को भंग कर एक नई संस्था बनाई जाए, जिस पर अब सीएम ने राजस्थान पीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया को सुधारने के लिए मैकेनिज्म बनाने की घोषणा भी कर दी है। सीएम की इस घोषणा को पेपर लीक पर सचिन पायलट की मांगों को मानने के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। सचिन पायलट इन्हीं मांगों को लेकर अजमेर से जयपुर तक पैदल यात्रा पर निकले थे। तो 2024 जीतना है तो 23 में माहौल बनाना पड़ेगा। 23 जीतना है तो जितनी दिक्कतें उनको दूर करनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ के बाद अगर राजस्थान में कांग्रेस समझकर ऐसा कर रही तो बहुत अच्छी बात है। गुर्जर वोट बैंक का साथ हो, यूथ चेहरे के तौर पर पायलट की पहचान हो, इन सब में समीकरण ये कहते हैं कि कांग्रेस को ऐसा करना चाहिए, वो इसमें आगे बढ़ रही है, अच्छी बात है। असर क्या होगा पता चलेगा। फिलहाल इतना ही। अपना और परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।